सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th की जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक है टेंस, उसके बारे में आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस कहते किसे हैं। तो टेंस की सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसका परिचय, उसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम टेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमें ज़्यादातर ये बताया जाता है कि टाइम और टेंस दोनों एक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। टेंस और टाइम दोनों ही अलग चीज़ें हैं। टाइम एक बहुत ही विस्तृत स्वरूप है, जबकि टेंस उसके छोटा स्वरूप कह सकते हैं आप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो टेंस किसे कहते हैं? चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि समय के अनुसार क्रिया का परिवर्तन क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। समय के अनुसार क्रिया का परिवर्तन टेंस कहलाता है। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इसमें वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि वर्तमान समय में यानी अब के समय में घटित होती हैं या हो रही हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा भाग है, उसका नाम है पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। अब से पहले यानी वर्तमान से पहले जो कुछ भी घटित हो चुका है वो हम कौन से टेंस में शामिल करते हैं? उन क्रियाओं को, उनको शामिल करते हैं पास्ट टेंस में, यानी कि भूतकाल में। इसके बाद में तीसरा, देखो मॉडर्न इंग्लिश में टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता है, इसे मॉडल माना जाता है। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में तीनों हैं, इसलिए आज हम तीनों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो क्योंकि आपके सिलेबस में तीनों हैं, इसलिए हम फ्यूचर टेंस के बारे में भी देखेंगे। तो हमारा तीसरा टेंस हो गया फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। भविष्य में जो भी होने वाला है या होगा, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो शामिल की जाती हैं फ्यूचर टेंस में। प्रत्येक टेंस का, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों के 4 सब पार्ट यानी कि उपभाग होते हैं, जिसमें पहला है इनडेफिनिट या सिंपल, जिसको हम कहते हैं अनिश्चित या सामान्य। अब किसी भी चीज़ का यदि हम नाम रखते हैं तो नाम रखने में हमेशा उसकी विशेषता के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। अब इसे इनडेफिनिट या सिंपल क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि इसे इनडेफिनिट यानी अनिश्चित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वे क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि समय के लिए हमेशा ही अनिश्चित बनी रहती हैं। यानी इस बात को समझना ज़रूरी है, यानी कि जिन क्रियाओं के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो कि समय के अनुसार बदलती नहीं हैं, जैसी हमेशा से होती रही हैं वैसी ही होती रहती हैं। जैसे कि सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना इत्यादि। जैसा कि रात को तारों का टिमटिमाना, या आज से हज़ारों साल पहले भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसमें टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर इसे सिंपल कहते हैं। सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो डेली रूटीन की, यानी दैनिक, जो हमारी दैनिक क्रियाएं जो होती हैं, डेली सिंपल लाइफ की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए हमें इसमें इंडेफिनिट नाम भी इसको दिया जाता है, इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसके बाद में दूसरा जो सब पार्ट है उसका नाम है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अर्थ होता है नियमित या लगातार। तो इसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी क्रिया लगातार जारी रहने का बोध करवाती है, लगातार या नियमित रूप से जारी रहने का बोध करवाती है, वे सारी क्रियाएं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव या नियमित कहा जाता है। तीसरा इसका सब पार्ट उपभाग है परफेक्ट, यानी कि पूर्ण। इसका भी इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी विशेषता है। कोई भी क्रिया
कोई भी वर्ब यानी कि क्रिया जब बोलने से पहले ही पूरी हो जाती है तो हमेशा ही उसे हम परफेक्ट यानी पूर्ण टेंस के अंतर्गत रखते हैं। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार पूर्ण। जैसे हमने इन दोनों की विशेषताएं देखी थी वैसे ही इसकी विशेषता है। इसके अंदर लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता क्या है, इसके अंदर हमेशा ही कोई वर्ब कोई भी काम है, हम जैसे टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्यत काल में। इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि काम हमेशा ही, मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा काम स्टार्ट होता है भूतकाल के पॉइंट से। अब भूतकाल से वो शुरू होगा और जिस समय तक लगातार जारी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग टेंस बन जाएगा। जैसे कोई काम भूतकाल से शुरू हुआ और क्योंकि वो लगातार जारी रहा है इसलिए कंटिन्यूअस, और जिस समय में जाकर के पूर्ण हुआ है, पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये टेंस बन जाएगा। जैसे ये भूतकाल से स्टार्ट हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, पास्ट में ही समाप्त हो गया है, तो ये कंटिन्यूअस लगातार जारी रहा था इसलिए कंटिन्यूअस, पूरा हो गया इसलिए परफेक्ट, और क्योंकि ये भूतकाल में ही पूरा हो गया इसलिए पास्ट, तो इसके अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। मान लीजिए कि कोई काम शुरू हो रहा है भूतकाल से और यहाँ से कंटिन्यूअसली जारी रह करके कहाँ तक चला है, वर्तमान तक। तो क्योंकि ये वर्तमान तक जारी रहा है तो वर्तमान तक जारी रहा है इसलिए परफेक्ट, कंटिन्यूअस लगातार चला था इसलिए कंटिन्यूअस, और क्योंकि वर्तमान तक चला है इसलिए प्रेजेंट, तो टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में बात करते हैं, काम यहीं से स्टार्ट होगा भूतकाल से, यहाँ से लगातार जारी रह करके किस समय तक चला, वो भविष्य के समय तक चला। तो क्योंकि भविष्य के समय तक चला है तो तक चलने के कारण परफेक्ट, लगातार जारी रहा था इसलिए कंटिन्यूअस, और भविष्य तक जारी रहा है इसलिए फ्यूचर टेंस। तो इसलिए ये टेंस बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हैं हमारे टेंस की बेसिक जानकारियाँ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके सब पार्ट होते हैं इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं हमारे पहले टेंस की, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। तो अब हमारा फर्स्ट जो टेंस है हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की वाक्य पहचान की। वाक्य पहचान की पहचान कैसे सकते हैं कि ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो हिंदी वाक्यों की यदि हम बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्य रूप से क्या देखने को मिलता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ते हो आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट सिंपल टेंस में सम्मिलित किए जाते हैं। ये तो बात हुई वाक्य पहचान, यदि हिंदी वाक्यों को यदि आइडेंटिफाई करना हो तो कि उन्हें ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करना है, तो इनको पहचानने का तरीका है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसके अंदर हम इंग्लिश वाक्यों को देख करके कैसे पहचानें कि वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश जो वाक्य पहचान होती है उसे हमें जानना ज़रूरी है। तो इंग्लिश वाक्यों की जो वाक्य पहचान होती है वो होती है उसकी टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो टाइम एडवर्ब यानी कि इसकी इंग्लिश में जो वाक्य पहचान होती है उसमें कुछ एक शब्द पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है नेवर और ऑलवेज।
अब मैं आपको पहले ये इन दोनों शब्दों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही नेवर और ऑलवेज जो वर्ड हैं ये दोनों ही सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं, ना कि केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस को, नेवर और ऑलवेज। इसका यूज़ पास्ट सिंपल में भी इनका दोनों का यूज़ लिया जा सकता है, फ्यूचर सिंपल में भी इनका यूज़ लिया जा सकता है, क्योंकि मेनली ये इंडेफिनिट या सिंपल टेंस को इंडिकेट करती हैं, ना कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब इसके अलावा भी कुछ एक टाइम एडवर्ब के रूप में शब्द पाए जाते हैं, जैसे कि शब्द है डेली, जनरली, occasionally, rarely, regularly, इसके अलावा अगर हम बात करें इच प्लस टाइम, अगर किसी वाक्य में इच शब्द के तुरंत बाद यदि कोई समय दिया गया है तो निश्चित रूप से वो कौन से टेंस को इंडिकेट करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को। जैसे इच डे, इच वीक, इच मंथ, इच ईयर। इसके अलावा और भी कोई समय आ सकता है। हम नेक्स्ट टाइम एडवर्ब के बारे में बात करें तो आता है एवरी प्लस टाइम, यानी कि एवरी शब्द के तुरंत बाद कोई समय दिया गया हो, जैसे कि एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी नाइट या एवरी संडे एट्सेट्रा। कोई भी समय यदि एवरी के बाद दिया गया है तो निश्चित रूप से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा भी बहुत सी टाइम एडवर्ब आती हैं, जैसे ऑन के बाद यदि कोई डे यानी कि वार दे दिए जाए, वो भी प्लूरल में, जैसे ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज एट्सेट्रा। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस को व्यक्त करेंगे अगर ऑन के बाद प्लूरल में कोई भी वार यानी कि डे दिया गया हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंस अ डे या ट्वाइस अ डे, ऐसे शब्द भी अगर हमें किसी वाक्य में दिए गए हों तो भी हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो टाइम एडवर्ब हैं ये काफ़ी हो गई हैं और मोस्टली क्या है, इनको याद करने में प्रॉब्लम आती है कि इतनी सारी टाइम एडवर्ब याद नहीं होती हैं। तो हम इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप्स में डिवाइड कर लेने से ये प्रॉफिट होगा कि हमें अगर एक दो बाई चांस हम भूल भी जाते हैं जो लिखी नहीं जाए या हमें याद नहीं हो, तो हम उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसे पहचान करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। जैसे सबसे पहले हम एक ग्रुप बनाएंगे। आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना, दो वर्ड हैं, दो टाइम एडवर्ब हैं। एक का नाम है रिसेंटली और एक का नाम है लेटली। इन दो शब्दों को छोड़कर, इन दो शब्दों को छोड़कर किसी भी टाइम एडवर्ब के अंत में अगर ly आता है, क्या आता है, ly, तो निश्चित रूप से हम उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य मानते हैं टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। अब इसमें डेली शब्द भी आ जाता है, जनरली भी आ जाता है, ओकेजनली भी आ जाता है, रेयरली भी आ जाता है, रेगुलरली भी आ जाता है। तो हमारी फर्स्ट समस्या का सॉल्यूशन हो गया
इन सारी टाइम एडवर्ब का। दूसरा जो ग्रुप है, हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, तो इच शब्द के तुरंत बाद अगर कोई समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो निश्चित रूप से हमारा दूसरा ग्रुप ये हो गया कि इच प्लस टाइम यदि दिया गया है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ लिख ही रखा है, तो निश्चित रूप से वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तीसरे ग्रुप की बात करते हैं, ये अगर एवरी शब्द के तुरंत बाद कोई समय दिया गया है तो निश्चित रूप से वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एवरी शब्द के तुरंत बाद यदि कोई भी समय दिया गया है तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ये हमारे 3 ग्रुप हो गए हैं। चौथे ग्रुप की बात हम करें तो ऑन के बाद यदि कोई भी वार दे दिया जाए, जैसे ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज एट्सेट्रा, तो ये भी हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा ग्रुप हो गया। और वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, अगर ये भी मोस्टली एग्जाम्स में इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये भी आप जनरली याद रख लेना कि अगर ये शब्द भी आते हैं वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, तो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहचानने का तरीका कि हम पहचान कैसे सकते हैं इंग्लिश में इन वाक्यों को। अब इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर 2 होती हैं। कौन कौन सी? अगर हम बात करें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर 2 होती हैं। एक है डू और एक है डज। डू का यूज लिया जाता है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि बहुवचन कर्ता होते हैं, सभी के साथ डू का यूज लिया जाता है। जैसे कि आई है, आई एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में इसके साथ यूज लिया जाता है, और इंग्लिश में इसे मोस्टली बहुवचन यानी कि प्लूरल ही माना जाता है। इसके साथ या तो प्लूरल वर्ब लगती है या इसकी सेपरेट अलग वर्ब आती है, केवल एक टेंस को छोड़ करके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके, उसमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि वॉज आती है। बाकी सभी टेंस में या तो इसकी अलग वर्ब होती है या इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यानी कि बहुवचन क्रिया का यूज लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे है सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या इनके अलावा भी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो सभी के साथ यूज किसका लिया जाता है? डू का यूज लिया जाता है। अब हम बात करते हैं डज की। तो डज का यूज लिया जाता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन कर्ताओं के साथ। जैसे ही है, शी है, इट है, एनी नेम यानी कोई भी नाम दे दिया जाए उसके साथ। इसके अलावा भी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ किसका लिया जाता है? डज का यूज़ लिया जाता है। ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। मैंने बात कर ली थी इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, जो कि होती हैं डू और डज। अब हम इसके आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में इसमें ये है कि देखो, सबसे पहले मैं आउट ऑफ द वे जा कर के आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले जो हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी साधारण वाक्यों की करेंगे। तो साधारण वाक्यों के अंदर यदि हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज होती हैं उनका यूज़ नहीं लिया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। डू और डज जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं साधारण वाक्यों में उनका यूज़ नहीं लिया जाता है। अगर उसका यूज़ नहीं लिया जाता है तो उसके साथ हमेशा ही जो मैन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? एस या ई एस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। लेकिन कब जोड़ते हैं? जब वाक्य हमारा सेंटेंस जो है वो
अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य हो और सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ना तो एस जुड़ेगा और ना ही ईएस जुड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ना तो एस जुड़ेगा और ना ही ईएस जुड़ेगा। अब हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम आती है कि एस और ईएस हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो एस तो कब ऐड करें मैन वर्ब में और ईएस कब ऐड करें। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर सेंटेंस तो कैसा है, अफर्मेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैन वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन ईएस तो कब ऐड करेंगे और एस कब ऐड करेंगे, इसके लिए है कि अगर किसी भी मीनिंग का लास्ट लेटर अगर CH, SH, O, X या S या डबल Z है तो हम उसके लास्ट में यानी कि अंत में ES जोड़ते हैं, अन्यथा हम केवल क्या जोड़ेंगे, S जोड़ेंगे। इसका दूसरा रूल ये है कि अगर किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस Y, तो इसमें S या ES में से फर्स्ट बात तो ES ऐड होगा, जुड़ेगा, और Y है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ट्राई में अगर हम ES ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा TRIES, क्योंकि Y को हमने I में कन्वर्ट कर दिया और ES इसके साथ ऐड कर दिया। जैसे फ्लाई, हमने इसमें अगर ES ऐड किया तो ये बन जाएगा फ्लाइज। लेकिन प्ले में लास्ट लेटर वोवल प्लस Y है, इसलिए इसमें केवल क्या ऐड होगा, S ऐड होगा। इसमें Y है वो I में कन्वर्ट यानी कि चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। ये सबसे प्रमुख बात है, इसमें ध्यान देने लायक। तो ये थी अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे प्रमुख बातें कि S या ES को कब ऐड करना है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की जो सिंटैक्स होती है यानी कि उसकी वाक्य रचना होती है, उसमें सबसे प्रमुख चीज़ें जो आती हैं वो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। इसमें यहाँ पर मैं मैन वर्ब ही लिख देता हूँ, वो आती है फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ES उसमें ऐड हो जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और उसके प्लस में हम इसमें जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा अगर कोई बच गया तो वो अदर मान करके अदर वर्ड के रूप में उसको सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं। ये एक साधारण वाक्य की वाक्य रचना होती है जो कि जनरली यूज ली जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हिंदी वाक्यों की यदि बात की जाए तो वह पढ़ता है। हमने हिंदी वाक्यों की वाक्य पहचान में देखा था, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल होते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग ये वाक्य है वह पढ़ता है। इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है,
वह, तो हम इसमें यूज़ ले लें, इसका यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे, क्योंकि पढ़ता है शब्द से पता चल रहा है वह शब्द है वो पुल्लिंग है, इसी के अनुसार हम ही का यूज़ लेंगे। यदि पढ़ती है होता तो शी का यूज़ लिया जाता। तो सबसे पहले आ गया ही सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद में हमें यूज़ किसका लेना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो इसमें जो काम कर रहा है वो मैन वर्ब है। इसमें क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो क्योंकि इसमें पढ़ने का काम हो रहा है तो मैन वर्ब यही हुई। तो सबसे पहले हम इसमें रीड का प्रयोग कर देंगे। स्टडी भी लिख सकते हैं लेकिन जनरली रीड का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाक्य अफर्मेटिव है, तो इसके साथ हम एस या ई एस ऐड कर देंगे। तो रीड किस में चेंज हो जाएगा, रीड्स में चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, वह क्या पढ़ता है। तो इसमें क्या पढ़ता है ये नहीं दे रखा है और इसमें अदर वर्ड भी नहीं दे रखा है, तो हमारा वाक्य यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ही रीड्स। अब जब एग्ज़ाम की यदि हम बात करें, किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की आप बात कर सकते हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके 10th लेवल 9th लेवल किसी भी टॉपिक की यदि हम बात करें, तो उनमें जो वाक्य आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, वो कैसे आते हैं उसके बारे में हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है आई मीन्स मैं। इसके बाद लगाना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, गो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एस या एस का यूज़ तभी लिया जाता है जब सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो क्योंकि ये जो आई जो है हमेशा ही इसमें प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं होगा। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो हम लिख देंगे टू स्कूल। अब इसमें टू क्यों लगा है, ये जब हम प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से बता देंगे, लेकिन यहाँ पर गो के बाद टू स्कूल लगेगा, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में अदर, यानी जो कुछ भी बच गया है हम उसे अदर वर्ड मान करके उसका ट्रांसलेशन लास्ट में कर देंगे। तो बच गया प्रतिदिन, तो हम इसे लिख देंगे एवरी डे और फुल स्टॉप। ये है हमारा सेंटेंस। अब जब हम बात करते हैं कि वाक्य एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, तो वाक्य एग्ज़ाम में आते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया जाता है और रिक्त स्थान दे करके हमें यहाँ पे दे दिया जाता है भरने के लिए। तो इसमें इस सेंटेंस को देख करके हम कैसे पहचानें कि हमें क्या भरना है, तो सबसे पहले पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश की हम देखेंगे टाइम एडवर्ब। तो टाइम एडवर्ब दे रखी है यहाँ पर एवरी डे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरी प्लस टाइम यदि कोई कभी भी दिया गया हो तो निश्चित रूप से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और अगर ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो सबसे पहले हम इसमें भरेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस ऐड होगा नहीं, ये हमारा यहीं पे ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वाक्य का प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे मेन दो चेंज होते हैं। अब दो चेंजमेंट क्या होते हैं, सबसे पहला तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले ये जो एस या ई एस है ये मैन वर्ब के साथ ऐड नहीं होता है। यहाँ पे डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी उसके
उसका यूज़ लिया जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ लेते हैं, नॉट का यूज़ लेते हैं। तो अगर इसकी हम सिंटैक्स यानी वाक्य रचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज, इसके बाद में नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या इसमें ऐड होगा नहीं, आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ बच जाता है तो उसे अदर वर्ड मान करके हम सबसे लास्ट में ट्रांसलेट कर देते हैं। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। जैसे एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपको इंग्लिश में इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, बता देता हूँ। जैसे शी डज नॉट वॉक प्रॉपरली। शी डज नॉट वॉक प्रॉपरली, वह सही ढंग से नहीं चलती है। तो यहाँ पर वाक्य में जो सब्जेक्ट दे रखा है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगा देंगे। और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ नॉट का यूज़ होना भी अनिवार्य है, तो डज नॉट का यूज़ हमने ले लिया। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, जैसा कि हमने इसकी वाक्य रचना में देखा था। ये हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो मैं थोड़ा क्विकली बता देता हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो आप खुद भी यूज़ ले सकते हैं। जनरल लाइफ में बहुत सारे वाक्य हैं, सेंटेंसेस ऐसे बोले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों की यदि बात की जाए तो सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक है तो ऐसे वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनकी जो वाक्य रचना होती है उनकी वाक्य रचना में सबसे पहले आता है क्या, WH वर्ड, अगर इसकी आवश्यकता होती है तो। इसका यूज़ केवल एक प्रकार के सेंटेंसों में नहीं लिया जाता है, वे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है या इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, उनमें WH वर्ड का यूज़ नहीं लिया जाता है। इसके बाद यूज़ लेते हैं डू या डज का। इसके बाद हमेशा आता है सब्जेक्ट यदि दिया गया हो। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे इसमें भी ऐड नहीं होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड यदि कुछ दिया गया हो तो, और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होती है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना। इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे कि WH वर्ड से जुड़ा हुआ है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। या एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, डू यू स्टडी डेली, डू यू स्टडी डेली क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से शुरू जो वाक्य होते हैं उनका एग्जाम्पल है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है। ये सेंटेंस जो हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी वाक्य रचना यदि देखें तो सबसे पहले आता है WH वर्ड। मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में नहीं किया जाता है, बाकी हर प्रकार के वाक्यों में इसका यूज़ लिया जाता है अगर वो इंट्रोगेटिव है तो। इसके बाद में
आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। नॉट का यूज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं डोंट के रूप में या डजंट के रूप में, लेकिन अगर यहाँ पे इसका यूज़ लेते हैं तो आपको ये शॉर्ट में शॉर्ट फॉर्म इसकी डू या डज की डू या डज के साथ इसे ऐड करते हैं इसे, तो डोंट या डजंट के रूप में इसका यूज़ लेना पड़ेगा। अब इसके बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ बच गया हो तो अदर वर्ड के रूप में उसको मान करके लास्ट में लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि वाई डू यू नॉट गो देयर दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। एग्ज़ाम के अंदर यदि हमें पूछा जाता है तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया जाता है और यहाँ पर हमें भरने के लिए गो या कोई भी वर्ब दे दी जाती है। तो जब वर्ब गो दे रखी है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वर्ब को वाक्य में भरना कैसे है। उसके लिए हमें सबसे पहले देखनी है उसकी वाक्य पहचान, यानी टाइम एडवर्ब दे रखी है डेली। डेली मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करती है, तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग वाक्य प्रश्नवाचक है, पता चल रहा है इंटरोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि इस रिक्त स्थान में आएगा, और उसके बाद नॉट गो है ये यूज़ ले लेंगे। यदि आप यहाँ पे यूज़ नॉट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ यहाँ पर भी ले सकते हैं। डू की जगह आ जाएगा डोंट और इसकी जगह गो का गो आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज़ लेते हैं। बन जाएगा वाई डोंट यू गो देयर डेली। अगर दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं आ जाएगा वाई डू यू नॉट गो देयर डेली। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे डज शी ईट फूड डज शी ईट फूड एवरी डे। ये इसका एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो आज हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आगे के टेंसों के बारे में। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।